नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। अमेरिकी ATACMS ने यूक्रेन को नई शक्ति दी है। अभी तक ड्रोन से हमला कर रहे यूक्रेन के पास अब 300 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें भी हैं। कम से कम हमले में बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बीती रात रूस की 2 रिफाइनरीज पर हमला हुआ। इसके अलावा रूस के एक ट्रेनिंग ग्राउंड को भी भस्म कर दिया गया। रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिकी ATACMS की मिसाइलें और यूक्रेन के लॉन्ग रेंज वाले ड्रोन। यूक्रेन की सेना के पास हथियारों की किल्लत है, लेकिन 300 से 500 किलोमीटर तक प्रहार की क्षमता हासिल होने के बाद यूक्रेन एक बार फिर बेहद आक्रामक है। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और रूस के नुकसान का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करने की रणनीति के तहत यूक्रेन ने फिर ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया है। बुधवार की रात रूस की 2 ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। यूक्रेन ने ड्रोन से रयाजान और एफिप्स की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। इसके अलावा डोनेट्स्क के स्मोलेंस्क इलाके में यूक्रेन ने पावर प्लांट और बिजली सप्लाई करने वाले स्टेशन को टारगेट किया। यूक्रेनी ड्रोन के धमाकों से रूस के बड़े इलाके में बिजली की सप्लाई रुक गई। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। ओरेल और स्मोलेंस्क में कई धमाके हुए। एफिप्स की रिफाइनरी में 3 धमाके हुए। एफिप्स की ऑयल रिफाइनरी को नष्ट करने की यह तीसरी कोशिश थी। इससे पहले फरवरी में भी यूक्रेन ने यहां हमला किया था। रूस ने मामूली तौर पर क्षतिग्रस्त रिफाइनरी की मरम्मत की थी और यहां दोबारा काम शुरू किया गया था। एक दिन में 72,000 बैरल तेल की रिफाइनिंग होती है। हमले के बाद रिफाइनरी ने काम करना बंद कर दिया है। रूस को हर महीने 2 करोड़ 60 लाख बैरल तेल का नुकसान होगा। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने बॉर्डर एरिया में कई हमले किए और रूस के 5 शहरों को निशाना बनाया। बुधवार की रात यूक्रेन ने कुर्स्क, बेलगोरोद, रोस्तोव, क्रास्नोदर और ब्रियांस्क में हमले किए। अमेरिकी ATACMS से निकलने वाली मिसाइलें क्लस्टर विस्फोटक से लैस हैं। रूस के लुहांस्क के क्यूबन में यूक्रेन ने एक के बाद एक 3 मिसाइलों से हमला किया। हमले में रूस के सैनिकों के लिए बनाया गया ट्रेनिंग सेंटर और ग्राउंड तबाह हो गया। वॉर जोन में भी यूक्रेन रूस की सेना पर मिसाइलों से प्रहार कर रहा है। ऐसे ही एक हमले में रूस का BMP-1 वाहन जलकर भस्म हो गया। अवदीव्का में भी रूस को अपना एक टैंक गंवाना पड़ा। यह रूस का T-72B3 टैंक है। यूक्रेन का एक ड्रोन इस टैंक के करीब पहुंचा और फिर टैंक के ऊपरी हिस्से से टकरा गया। T-72B3 टैंक की बॉडी पर आर्मर लगा होता है, लेकिन ऊपरी इलाके पर कवच नहीं होता है। इसीलिए एक छोटे से ड्रोन से टैंक में धमाका हो गया। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास अब बेहद कम मिसाइलें बची। यही वजह है कि रूस नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों से हमले कर रहा है। यूक्रेन की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास सिर्फ 40 हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइलें बची हैं।
ऑनिक्स मिसाइलों का स्टॉक सिर्फ 400 है। रूस की सेना के पास सिर्फ 270 कैलिबर मिसाइलें हैं। KH-69 मिसाइलों का भंडार भी खाली है। अब सिर्फ 45 मिसाइलें बची हैं। अटैक मिस आने के बाद यूक्रेन एक बार फिर रिफाइनरी, गैस स्टेशन, थर्मल पावर प्लांट और बिजली सप्लाई स्टेशन को टारगेट करने की रणनीति को आगे बढ़ा रहा है। यूक्रेन अमेरिकी मिसाइलों से रूस के बड़े कारखानों को भी निशाना बनाएगा। यूक्रेन के पास अमेरिकी मिसाइलों का लिमिटेड स्टॉक है, लेकिन ड्रोन का भंडार बहुत बड़ा है। यूक्रेन के ड्रोन ने इन दिनों पुतिन की नींद उड़ा दी। दुनिया में S-400 एयर डिफेंस की क्षमता सवालों में घिरने लगी है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में दूसरे देशों के ड्रोन के भरोसे था, लेकिन अब यूक्रेन के पास बेहद घातक और लॉन्ग रेंज ड्रोन है। ड्रोन भले ही मिसाइल जैसा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यूक्रेन ने जो टारगेट चुना है उसे भस्म करने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। यूक्रेन के ड्रोन तेल डिपो और गैस के भंडार से टकराते ही बहुत बड़ा धमाका कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में रिफाइनरी बनाने के लिए अमेरिका और यूरोपियन कंपनियों की मदद ली गई थी, लेकिन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूस अब मदद नहीं ले सकता। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिकी इंजीनियरिंग कंपनी और कई विदेशी कंपनी रूस से जा चुकी हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इस वक्त रूस की सबसे बड़ी कमजोरी और यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत के बारे में बताते हैं। रूस में एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ने के बाद यूक्रेन के कई ड्रोन गिरा दिए गए हैं। लेकिन यूक्रेन की कामयाबी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन के कारखानों में तेजी से ड्रोन का प्रोडक्शन चल रहा है और यूक्रेन के पास अब भारी विस्फोटक ले जाने वाले ड्रोन भी हैं। दो साल से अधिक समय के इस युद्ध में दोनों सेनाएं एक दूसरे के हथियार गोदाम और ठिकानों पर प्रहार कर रही थी। लेकिन अब ऐसा दौर आया है जब रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाले तेल और गैस के ठिकानों पर प्रहार शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और वहीं अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो इजराइल ने गाजा पर हमलों को और तेज कर दिया है। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने रणनीति बनाई है, जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा है तब तक इसी तरह से हमले होते रहेंगे। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है। हमास ने बंधकों को छोड़ने को लेकर एक बार फिर से इंकार कर दिया है। इससे युद्ध विराम की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। इससे बौखलाए इजराइल ने हमास के संपूर्ण विनाश का फैसला किया है, जबकि हमास ने दूसरे ईरानी प्रॉक्सी के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ विध्वंसक चक्रव्यूह को तैयार किया है, जिससे एक बार फिर से अरब सुलग सकता है।
बेंजामिन नेतन्याहू जिद पर अड़े हैं और हमास भी शर्तें बढ़ा रहा है। दोनों की तनातनी का खामियाजा गाजा के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, ऐसा लग रहा है गाजा का संपूर्ण संहार नजदीक है। इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है क्योंकि हमास ने बंधकों को आजाद करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद बेंजामिन भड़क गए हैं। बाइडेन का भी पारा चढ़ गया है। अब गाजा की तबाही का नया ब्लूप्रिंट बना है जिसमें गाजा के संपूर्ण अंत का फरमान जारी हो गया है। और उस तबाही की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। ये राफा के कैंप पर बमबारी का वीडियो है जिसमें पहले इजराइल के फाइटर जेट ने बम बरसाए, फिर आईडीएफ कमांडो ने गोलीबारी कर दी, जिसके बाद चीख पुकार मचने लगी। हमला इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भागने तक का मौका नहीं मिल पाया। बमबारी से सैकड़ों टैंक खाक हो गए। वीडियो में फाइटर जेट की आवाज साफ सुनाई दे रही है कि कैसे मौत का फरमान लेकर इजराइल के फाइटर क्राफ्ट राफा पहुंचे थे। ये एयर स्ट्राइक के बाद की तस्वीरें हैं। इजराइल ने शरणार्थी कैंपों के अलावा दूसरे रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। देखिए कैसे बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई। अब सिर्फ मलबा बचा है और उसे देख रहे बेबस इंसान। इतनी तबाही, इतने मलबे में मुश्किल से ही कोई जिंदा बचा होगा। हालांकि हमास के कई लड़ाके एयर स्ट्राइक से बचकर भाग रहे थे, लेकिन उन्हें इजराइल ने ड्रोन स्ट्राइक में मार डाला। ये हमास लड़ाकों के एनकाउंटर का वीडियो है जिसमें ड्रोन ने बम गिराकर 2 लड़ाकों को मार गिराया। पिछले 2 दिन में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमलों से गाजा को थर्रा दिया है। एक तरफ राफा में तबाही मची हुई है, वहीं वेस्ट बैंक में भी एयर स्ट्राइक की गई। गाजा में तो बीच शहर में बम बरसाए गए जिससे कई इमारतों में आग लग गई, सायरन बजने लगे, कई फीट ऊंचा धुआं उठ रहा था। ये नेतन्याहू का आक्रोश है। उनका कहना है या तो हमास सरेंडर करे या फिर सर्वनाश के लिए तैयार रहे। बेंजामिन की चेतावनी के बाद हमास ने भी कड़े तेवर अख्तियार कर लिए। हमास की तरफ से कहा गया है, अभी तक हम बंधक रिहा करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन अब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाती रही। लेकिन जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाती तब तक हम बंधकों को रिहा नहीं करेंगे। अब इजराइल पहले हमले रोके, उसके बाद युद्ध विराम किया जाए, तब जाकर बंधकों की रिहाई पर फैसला लिया जाएगा। हमास के इतने विध्वंसक तेवर देखकर इजराइल घबरा गया है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया कि अब गाजा को पूरी तरह से खत्म करने पर सभी नेताओं ने सहमति जताई है, जिसके बाद बेंजामिन ने गाजा के संपूर्ण खात्मे का ऐलान किया है। अमेरिका, कतर और मिस्र के रास्ते हमास से बातचीत में जुटा है, लेकिन जो शर्तें हमास ने लगा दी हैं, उससे लग रहा है कि बंधकों का जीवन संकट में है, क्योंकि ना तो इजराइल मान रहा है और ना ही हमास। हालांकि इस बीच अमेरिका ने फिलिस्तीन के लोगों को शरणार्थी के रूप में अमेरिका लाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसे इजराइल ने भी हरी झंडी दिखा दी है। बाइडेन ने CIA से इनपुट मांगा है कि शरणार्थियों को अमेरिका में बसाने से किसी तरह का जोखिम तो नहीं। इसके अलावा उनके अमेरिका तक लाए जाने का प्लान तैयार करने को कहा है। इसके लिए एक प्रपोजल संयुक्त राष्ट्र को भी भेजा है, जिसमें मिस्र और अमेरिका दोनों ही जगह को ध्यान में रखने की बात कही है। साथ ही सभी शरणार्थियों को एक एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास करना होगा, जिसके बाद ही अमेरिका में उसे शरणार्थी का दर्जा मिल सकता है। दरअसल अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है जिससे लोगों को हमास में शामिल होने से बचाया जा सके। ईरान के फरमान के बाद ज्यादा से ज्यादा नौजवान हमास और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी में शामिल हो रहे हैं। अगर अमेरिका का प्लान फेल हो जाता है तो ईरान और ज्यादा हमलावर हो सकता है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी पूरी तरह से उसके काबू में है। खामनेई के आदेश के बाद ईरानी प्रॉक्सी इजराइल में तबाही मचाने को तैयार है। इसके लिए घेराबंदी की जा रही है। गाजा से हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप हमला करेंगे।
जबकि लेबनान से हिजबुल्लाह पहले से ही लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। उधर सीरिया की तरफ से कतैब हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल में घुसकर तबाही मचा सकते हैं, जबकि इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का हमला तय माना जा रहा है। यमन से हूती ने मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक करने की धमकी दी है। इस बीच बहरीन में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी अल अश्तर ब्रिगेड इजराइल पर रॉकेट स्ट्राइक कर सकता है। इनके अलावा दूसरे ईरानी समर्थित संगठन भी एक्टिव हैं और इन सभी का कनेक्शन तेहरान से जुड़ा हुआ है। यानी गाजा को बारूद ईरान से मिल रहा है। इसके अलावा अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल की घेराबंदी भी की जा रही है। ऐसे में इजराइल की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। वो कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। इसके लिए वो जहां हमास के खात्मे का प्लान तैयार कर चुका है, वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक कर रहा है। अगर इस बीच ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और हूती को हथियार दिए तो इजराइल ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला कर सकता है। उसने टारगेट भी तय कर लिए हैं। इजराइल की टारगेट पर ईरान के वही एटमी सेंटर हैं जहां इजराइल पहले भी ड्रोन अटैक कर चुका है। जनवरी 2018 में तेहरान फैसिलिटी सेंटर पर हमला किया गया था। यह हमला ध्यान भटकाने के लिए था, जिससे मोसाद कमांडो सेंटर में घुस सके। इस हमले के दौरान मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी जुटाई थी। इसके बाद फरवरी 2022 में नतांज एटमी सेंटर के पास हमला किया गया, जिसमें IRGC कमांडर की मौत हो गई थी। फिर मई 2022 में पर्चिम मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर अटैक हुआ। यह तेहरान फैसिलिटी सेंटर के पास पड़ता है। हमले में इमारत क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें केमिकल इंजीनियर की मौत हो गई। पिछले साल जनवरी में इस्फहान न्यूक्लियर लैब पर कामिकाजे ड्रोन अटैक किया गया। हमले की जांच के लिए ईरान ने UN को चिट्ठी लिखी थी। इस साल 2 महीने पहले फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट के पास गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ था। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया था। इजराइल को अंदाजा है कि उसके पलटवार के बाद ईरान फिर से हमला करेगा, इसलिए इजराइल आयरन डोम का एडवांस्ड वर्जन बॉर्डर पर लगा रहा है। उधर लेयर 2 और 3 में भी ज्यादा डिफेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं। यानी अब इजराइल तैयार है कि न सिर्फ हमास का खात्मा करेगा, बल्कि हमास और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी को मदद पहुंचाने वाले ईरान को भी सबक सिखाएगा। लेकिन बंधकों के संकट से जूझते इजराइल के लिए यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि बंधकों को लेकर नेतन्याहू पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका विरोध भी होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है और अमेरिका ईरान की मजबूत घेराबंदी में जुट गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने सऊदी अरब का दौरा किया है। कई महीनों से अटकी हुई डील को अब फाइनल किया जा रहा है। गाजा, लाल सागर और सीरिया तक में ईरान समर्थित गुटों के सफाई का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। अमेरिका का मकसद है मिडिल ईस्ट में चीन और रूस के बढ़ते दखल को भी काबू करना। पहले गाजा सुल्का, फिर लाल सागर और उसके बाद ईरान इजराइल के युद्ध का पहला राउंड। सऊदी अरब से लेकर इजराइल तक टेंशन है। ईरान से अमेरिका तक फिर तनातनी है। अमेरिका फिलहाल गाजा में सीज फायर कराने की कोशिश में है। लेकिन हूती, हिजबुल्लाह और सीरिया में मौजूद दूसरे प्रॉक्सी संगठनों का सफाया करना अमेरिका की मजबूरी बन चुका है। मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह का ऑपरेशन चलाने के लिए अमेरिका को सऊदी जैसे मजबूत साथी की जरूरत है।
यही वजह है कि अमेरिका एक नई डील के जरिए रिश्ते को और मजबूत बनाने में जुट गया है। अमेरिका और ब्रिटेन कई बार ईरान समर्थित गुटों के अड्डों पर बमबारी कर चुके हैं। शुरुआत भयंकर है। अमेरिकी फाइटर्स के टारगेट पर ईरान के समर्थन वाले आतंकी हैं। बात रूस और यूक्रेन के युद्ध की। यूक्रेन किसी भी वक्त हथियार डाल सकता है। रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है उससे यूक्रेनी सेना की कमर टूट चुकी है। रूस ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 12 शहरों में विस्फोट किया। हमले के लिए स्कैंडर मिसाइल, कॉर्नेट सिस्टम और केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद रूस के 12 शहरों में विनाश के लपटें नजर आने लगी। रूस के हमले में यूक्रेन के अस्पताल, स्कूल, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सब तहस नहस हो गए। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया। लोगों को बिजली और पानी नहीं मिल पा रहा। सवाल यह है कि अब ज़ेलेंस्की और उनकी सेना क्या करेगी। यूक्रेन की धरती पर विनाश का सबसे नया दौर शुरू हो गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने वाला ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रूसी हमले से पूरे यूक्रेन में त्राहिमाम मचा हुआ है। यूक्रेन के शहर कुछ इस तरह से जल रहे हैं। ज्यादातर शहरों में इसी तरह बारूदी आग और धुआं है। रूसी सेना हमले के लिए घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। बैलिस्टिक मिसाइल, स्कंदर मिसाइल, कॉर्नेट एंटी टैंक सिस्टम और केमिकल वेपन। ये वो नए और विध्वंसक हथियार हैं जिनसे रूस यूक्रेनी शहरों का संहार कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेनी सेना पर हमले के लिए रूसी सेना केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि रूसी सेना केमिकल वेपन से हमले कर रही है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने कई वीडियो जारी किए हैं जिसमें यूक्रेनी ठिकानों पर रूस केमिकल हमला करता हुआ दिख रहा है। यूक्रेन के पास सैनिक नहीं है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम भस्म हो चुके हैं, लिहाजा यूक्रेन रूसी हमलों को रोक नहीं पा रहा है। वो खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। इसी का फायदा उठाकर रूस लगातार विस्फोट कर रहा है। रूस के टारगेट पर न सिर्फ यूक्रेन के सैन्य और एनर्जी ठिकाने हैं, बल्कि वो रिहायशी इलाकों में भी बमबारी कर रहा है। रूस ने सबसे बड़ा हमला ओचाकोव में किया। यहां उसने यूक्रेनी सेना के बेस को तबाह कर दिया। विनाश का यह वीडियो ओडेसा का है। यूक्रेन की पोर्ट सिटी में रूस ने ब्लैक सी से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। रूस के हमले में यूक्रेन का हथियार गोदाम जल गया। साथ ही यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस का ठिकाना भी तबाह हो गया। हमले में कई लोग मारे गए, 13 लोग घायल हो गए। रूस के मिसाइल विस्फोट के बाद ओडेसा किस तरह जल उठा, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। एक के बाद एक कई धमाके हुए।
हथियार डिपो और एसबीयू से जुड़ी इमारतें जलने लगी तो ओडेसा में आपातकाल लग गया। रूसी सेना ने यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों और रिहायशी इलाकों में भी बमबारी की। कुछ घंटों की बमबारी के बाद यूक्रेन में बहुत बड़ा विनाश हो गया। रूस के हमले में अभी तक यूक्रेन के 210 अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने 500 से ज्यादा एम्बुलेंस को टारगेट पर लिया और इसमें से 260 एम्बुलेंस तबाह हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के हमले में यूक्रेन के 410 स्कूलों की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। रूसी सेना यूक्रेन को पूरी तरह से ब्लैकआउट करना चाहती है और इसके लिए वो सबसे ज्यादा यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों पर ही हमला कर रही है। रूस अभी तक यूक्रेन के 56% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर चुका है। हमले की वजह से यूक्रेन के 85% थर्मल पावर प्लांट ठप है। ये ना तो बिजली बना पा रहे हैं और ना ही सप्लाई कर पा रहे हैं। इसी तरह से यूक्रेन के 50% हाइड्रो पावर प्लांट भी जल चुके हैं। इन प्लांट्स पर भी बिजली निर्माण नहीं हो पा रहा। रूस अगर इसी तरह से यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह करता रहेगा तो आने वाले वक्त में क्रेमलिन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। पूरा यूक्रेन सबसे बड़े बिजली संकट में फंस जाएगा। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूस ने आधी रात को एक साथ कई फ्रंट पर धावा बोला। रूसी एयरफोर्स ने Mi-35M अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात की। रूसी एयरफोर्स ने Su-25 फाइटर जेट से भी तबाही मचाई। रूस का दावा है कि Su-25 से उसने यूक्रेन के 9 ठिकानों पर मिसाइलें गिराई, जिसमें यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कुपियांस्क में इस्कंदर मिसाइल से हमला कर रूस ने यूक्रेन के 2 हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर को तहस नहस कर दिया। खार्किव में भी रूस ने यूक्रेन के हाइमर्स को जलाकर भस्म कर दिया। डोनेस्क में कॉर्नेट सिस्टम से यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया गया। निकोपोल में रूसी बमबारी से 7 इमारतें और एक सरकारी बिल्डिंग तहस नहस हो गई। निकोपोल में ही रूस ने यूक्रेन के एक गैस स्टेशन को मलबे में बदल दिया। कोराखोव के पास रूस ने ड्रोन हमला कर यूक्रेनी सेना के आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह कर दिया। नोवदिवका में रूसी सेना ने टैंक से हमला कर यूक्रेन के ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल को बर्बाद कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस की T-80 टैंक ब्रिगेड ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों को नष्ट कर दिया। 26 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। रोबोताइन में रूस ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से धावा बोला। हमले में यूक्रेन के हथियार और सैनिक खत्म हो गए। इसी के साथ रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिल गई है। रोबोताइन में रूसी सेना का कब्जा हो गया है। यहां रूसी सेना ने अपना झंडा फहरा दिया है। रोबोताइन में जो थोड़े बहुत यूक्रेनी सैनिक हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया जा रहा है। क्रेमलिन ने कीव विजय की जिम्मेदारी अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को दे दी है। शोइगु लगातार एक्शन में हैं। वो हथियार फैक्ट्रियों का दौरा कर हथियार प्रोडक्शन का जायजा ले रहे हैं। मॉस्को में शोइगु ने वॉर कमांडर्स के साथ मीटिंग की। मीटिंग में वॉर कमांडर्स के साथ उन्होंने कीव पर धावा बोलने की रणनीति बनाई। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर भी ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक रूस ने प्लांट के 6वें रिएक्टर पर ड्रोन से अटैक किया। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर काफी वक्त से खतरा मंडरा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर प्लांट को तबाह करने का आरोप लगाते रहे हैं।
यूक्रेन का नया दावा कितना सही है ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगर ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह हुआ तो यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप में एटमी रेडिएशन फैल जाएगा और इसी के साथ बहुत बड़ा संहार हो जाएगा। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, वो रूस के हमलों को रोक नहीं पा रहा है। लिहाजा यूक्रेन अपने लोगों को बचाने के लिए जमीन में कई फीट नीचे शेल्टर बनवा रहा है ताकि रूसी हमलों में जान का नुकसान कम हो। फिलहाल युद्ध के मैदान में जो हालात हैं वो इस बात का संदेश दे रहे हैं कि यूक्रेन बहुत ही जल्द सरेंडर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। चीन ने एक बार फिर से ऐसी हरकत की है जिससे साउथ चाइना सी में अमेरिका से टकराव बढ़ गया। एक तरफ चीन ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत उतार दिया, दूसरी तरफ ताइवान और फिलीपींस की समुद्री सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। इससे थमथमाए अमेरिका ने चीन की सीमा के पास युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अब ड्रैगन ने धमकी दी है, अगर स्थिति इसी तरह से बनी रही तो चीन अपनी नौसेना ताइवान और फिलीपींस के पास लगा सकता है। चीन ने साउथ चाइना सी में फुजियान उतार दिया है। ये सीधे तौर पर अमेरिका को चैलेंज है कि वो रोक नहीं पाएगा। ड्रैगन ताइवान और फिलीपींस पर कब्जा करके रहेगा। पहले ये समझिए क्यों फुजियान से अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल फुजियान चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर एक साथ 60 एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं, जिसमें 40 फाइटर जेट शामिल है। इसके अलावा एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर की भी तैनाती होती है और ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम से लैस है। एक साथ 3000 सैनिक इस पर रह सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड 31 नॉट है। इसकी लंबाई करीब 316 मीटर है। इसकी कीमत करीब $13 बिलियन बताई जा रही है। फुजियान को समंदर में उतारते ही चीन ने एक साथ 2 मोर्चों पर वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। एक तरफ ताइवान स्ट्रेट में चीन के युद्धपोत जा घुसे, दूसरी तरफ फिलीपींस की समुद्री सीमा में भी इसी तरह की हरकत की। जहां फिलीपींस और अमेरिका के युद्धपोत पहले से मौजूद थे, उन्होंने चाइनीज PLA नेवी स्पाई शिप को खदेड़ दिया। फिलीपींस का दावा है कि चीन का शिप अमेरिकी शिप से महज 600 यार्ड की दूरी पर था। इस वीडियो में साफ देख सकते हैं 2 शिप अमेरिका और फिलीपींस के हैं, जबकि उनके कुछ दूरी पर ड्रैगन का जहाज है। चीन इस तरह से अपना दबदबा दिखाना चाहता है। उसने पिछले 6 महीने में ताइवान की समुद्री सीमा में 3 बार घुसपैठ की। ताइवान ने कहा है साउथ चाइना सी में कभी भी युद्ध भड़क सकता है, इसलिए वो चीन की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए, जबकि दूसरी तरफ फिलीपींस को लेकर भी अमेरिका और चीन में टकराव बढ़ गया। इसकी 2 वजहें। पहली वजह अमेरिका फिलीपींस की वॉर ड्रिल। दूसरी वजह फिलीपींस को मिसाइल सिस्टम मिलना। एक तरफ जहां पिछले 6 महीने में अमेरिका ने फिलीपींस के साथ वॉर ड्रिल की है, यह ड्रिल अभी भी चल रही है। इसको लेकर चीन गुस्से में है। इसके अलावा अमेरिका ने मिड रेंज कैपेबिलिटी नाला मिसाइल सिस्टम टाइफून फिलीपींस को भेजा है, जिसे उत्तरी फिलीपींस में तैनात किया गया है। यह मिसाइल सिस्टम टॉम हॉक और SM-6 मिसाइल दोनों ही दागने में सक्षम है। यानी अब चीन की दादागिरी पर फिलीपींस लगाम लगा सकता है, चीन के युद्धपोत की घुसपैठ को रोक सकता है। ऐसे में चीन ने आपत्ति दर्ज कराई है। चीन ने अमेरिका को इस मामले में धमकी दी है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने फाइटर जेट और युद्धपोत फिलीपींस के पास पहुंचाकर वॉर ड्रिल शुरू की, जबकि इस बीच चीन ने अपने तेवर जता दिए।
एक तरफ कंबोडिया में जिबूती के बाद एक और परमानेंट नेवल बेस शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के हथियारों से लदे रूसी वॉरशिप को पोर्ट पर जगह देकर बता दिया कि वो रूस और नॉर्थ कोरिया के साथ है। यानी साउथ चाइना सी में हुकूमत के लिए चीन लगातार विस्तार कर रहा है, उधर अमेरिका उसे रोकने के लिए टकराने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।